जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। इसे इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। आज हम लोग क्लास 12 का ये चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब मैं आप सभी को गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आप सभी हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो मैं आप सभी को गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके दिमाग में ठोक दूंगा। ये मैं आप सभी को गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो चलिए बिना वक्त को गवाए स्टार्ट। मेरा नाम अंकित राज और आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। हेलो मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे क्लास 11 का एक चैप्टर जनन स्वास्थ्य, जिसे इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं वो सारा एनसीईआरटी को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियाँ। जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियाँ, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यौन संचारित रोग और बंध्यता। ये 5 ही टॉपिक्स इस चैप्टर में दिया हुआ। ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बहुत ही डिटेल से, बहुत ही शानदार मजेदार तरीकों से इसे डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं, जिसे हम लोग जैसा कि एनसीईआरटी क्या बोलता है, यह बोलता है कि पिछले अध्याय में अपने मानव जनन तंत्र एनसीईआरटी बोलता है कि पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव और उसके प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। यानी कि इससे पिछले चैप्टर है एनसीईआरटी में दिया हुआ मानव जनन, ये हमारा क्लास 11 का 3rd चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब उनसे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं। यह शब्द साधारणतः स्वस्थ जनन अंगों और उसके समान प्रक्रियाओं से संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं। जनन स्वास्थ्य हम किसे कहेंगे? जनन स्वास्थ्य उसे कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है, जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, उस सारे चीज़ों तो जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। इसलिए ऐसे समाज को जनात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों को जनन अंग शारीरिक जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से प्रक्रियात्मक रूप से समान हो, यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनके भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं समान हो। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए, आइए जांच करते हैं। जनन स्वास्थ्य का मतलब उसे कहते हैं जो शारीरिक, भावनात्मक, जननात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जनन स्वास्थ्य कहते हैं। आज के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एक टॉपिक इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलता है? कभी इसमें भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। भारत ही ऐसा पहला देश था जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों और राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन, जिसे अब हम लोग क्या कहते हैं, परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। और इनका शुरुआत कब हुआ था? 1951 में हुआ था। पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया है।
पिछले दशक यानी कि हर 10 वर्ष पर इसमें हमेशा परिवर्तन किया जाता है। जनन संबंधी और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम में फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। इसे किस नाम से भी जाना जा रहा है? जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ एंड केयर प्रोग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। श्रव्य तथा दृश्य यानी कि ऑडियो और विजुअल मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। यानी कि ऑडियो और विजुअल के और फिर पोस्टर के माध्यम से बहुत समाज के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक, मित्र भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। विद्यालय में यौन शिक्षा की पढ़ाई के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विद्यालय में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में भैली भ्रांतियों पर विश्वास न कर सके, उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। लोगों को जननांगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तन, सुरक्षित और स्वस्थ यौन क्रियाओं, यौन संचालित रोगों जैसे कि एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वास्थ्य जीवन बिताने में सहायक होती है। लोगों की शिक्षित करना विशेष रूप से उन लोगों को जो जनन छप जोड़ी यानी कि जो जनन करने लायक उनका आयु वर्ष है और जिनकी आयु विवाह योग्य है, उनको बताना चाहिए किस चीज़ के बारे में? जनन स्वास्थ्य के बारे में। उन्हें उपलब्ध उन नियंत्रक गर्भ निरोधक के बारे में बताना चाहिए तथा गर्भवती माताओं को देखभाल, माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर पोस्टनेटल देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व और समान अवसर देने की जानकारी आदि से जागरूक स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा। सारे लड़का लड़की का महत्वपूर्ण समान महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि लड़का बहुत ज़्यादा अति स्मार्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पन्नों जैसे कि यौन दुरुपयोग, यौन संबंधित अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग उन्हें रोकने तथा जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार कर सके और आवश्यक कदम उठाएं। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाएं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारा की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संबंधी संचारित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधक, ऋतुस्राव यानी कि महावीर चक्र या जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल, बंध्यता, बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्य नीतियों को क्रियान्वित की आवश्यकता है ताकि लोगों को अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्वावेधन यानी कि इम्यूनोसाइटोसिस जांच, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। यानी कि जो मादा भ्रूण हत्या होती है उन्हें रोकने के लिए इम्यूनोसाइटोसिस का नहीं किया जाना चाहिए। इम्यूनोसाइटोसिस में क्या होता है? तो इम्यूनियोटिक द्रव्य में घुले हुए पदार्थों का विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इम्यूनोसाइटोसिस में क्या किया जाता है? तो जो इम्यूनियोटिक द्रव्य होते हैं उसमें घुले हुए पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे कि डाउन सिंड्रोम, इसे क्यों किया इम्यूनोसाइटोसिस क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है जिससे कि उसे डाउन सिंड्रोम का पता चल सके, हीमोफीलिया का पता चल सके, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियों तलाश
या विद्वान को ही बेहतर बनाने का काम करती है। क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत के लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI में ही किया गया है। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज कहाँ किया गया है? भारत में। भारत के किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में। और उस जो हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, इसे इंग्लिश में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI ने किया है। यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से माता एवं शिशु के मृत्यु दर में गिरावट आई है। यानी कि यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता हुआ, सब बहुत कुछ जान चुके हैं। अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त होना यानी कि डॉक्टर बहुत ही अवेलेबल किया गया था, जिससे बढ़िया प्रसव होता है। प्रसवोत्तर देखभाल से माता की मृत्यु दर और शिशु की मृत्यु दर में गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या में बढ़ी है। यौन संचालित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सही यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के लिए बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत है। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगला लेक्चर में इसी तरह से शानदार और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।